my channel. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश खेर श्रीनाथ इंस्टीट्यूट से। आज का हमारा विषय है भूगोल। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियां। इसके अंतर्गत हम देखेंगे मिट्टियों का परिचय, मध्य प्रदेश में मिट्टियों का वितरण या विस्तार, मिट्टियों की विशेषताएं और मृदा अपरदन एवं उनका संरक्षण। परिचय के अंतर्गत यदि बात करें हम, तो सबसे पहले हम देखें कि मृदा शब्द किससे मिलकर बना है। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम से हुई है। सोलम से फिर एक अंग्रेजी शब्द बना सॉइल, और सॉइल का हिंदी रूपांतरण है मृदा। इसका रूपांतरण है हिंदी मृदा। तो यहां पर दो कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि मृदा शब्द किससे मिलकर बना है। तो मृदा शब्द सोलम शब्द से बना है, जबकि यदि इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मृदा किस भाषा का हिंदी रूपांतरण है। तो मृदा सोइल अंग्रेजी भाषा के सोइल का हिंदी रूपांतरण मृदा है। जब हम मृदा के बारे में, मृदा के में क्या क्या पाया जाता है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा के गुण क्या है, मृदा की प्रकृति क्या है, मृदा की विशेषताएं क्या है, मृदा का क्षरण कैसे हो रहा है, उसके संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है, जब इसका पूरा विस्तृत अध्ययन हम करते हैं तो वह कहलाता है पैडोलॉजी। यानी कि यह पैडोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मृदा का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो उसका नाम है पैडोलॉजी। अंतर्गत हम देख लें कि मृदा क्या है। तो धरातल की वह ऊपरी परत जो पेड़ पौधों को खनिजांश प्रदान करती है, जीवांश प्रदान करती है, मिट्टी कहलाती है। तो धरातल की सबसे ऊपरी परत पर मिट्टी पाई जाती है। इस परत के नीचे वाला जो हिस्सा है यह मेंटल कहलाता है। मेंटल के नीचे वाला जो हिस्सा है वह बाह्य कोट कहलाता है, और सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है उसे पृथ्वी का आंतरिक क्रोट कहा जाता है। यदि इसको स्तर के आधार पर देखें, हॉरिजन के आधार पर देखें, या पूरी
मृदा की जो प्रोफाइल को हम देखें तो उसे 5 होरिजन में बांट सकते हैं। होरिजन को हिंदी में संस्तर भी कहा जाता है। संस्तर ओ, संस्तर ए, संस्तर बी, संस्तर सी और संस्तर आर। ये सभी को मिलाकर के प्रोफाइल कहलाती है, जिसे हिंदी में कहा जाता है मृदा परिच्छेदिका या मृदा काट। जो संस्तर ओ होता है वह धरातल का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है, जिस पर ऑर्गेनिक तत्व पाए जाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे जीव जंतु के अवशेष इसके ऊपर होते हैं। यह सबसे ज्यादा उर्वरक वाला हिस्सा होता है, यानी कि पेड़ पौधों को सबसे ज्यादा जीवांश और खनिजांश यहीं से प्राप्त होता है। इसके नीचे वाला जो हिस्सा कहलाता है वह संस्तर ए कहलाता है। यानी कि यहाँ पर ए वाले हिस्से में छोटे पौधों की जड़ें पहुंच सकती है। उसके अलावा बी वाला जो पार्ट है संस्तर जो है उसमें बड़े पौधों की जड़ें भी पहुंच सकती है। जहां पर बड़े पौधे की जड़ें पहुंच सकती है उस वाले भाग को बी हॉरिजन कहते हैं। उसके नीचे सी वाला संस्तर होता है, जहां पर चट्टान पाई जाती है, लेकिन वह चट्टान टूट सकती है। उसके नीचे सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो होता है रॉक, जो बहुत कठोर होता है और जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है या जो टूटता नहीं है। तो इस प्रकार यदि सभी पांचों संस्तर को मिला लें तो वो कहलाता है प्रोफाइल। इट मीन्स मृदा परिच्छेदिका, मृदा काट। तो सबसे ऊपरी हिस्सा जो कहलाता है वह मिट्टी या मृदा के नाम से जाना जाता है। अब इसी के अंतर्गत हम देखें कि मिट्टी बनती कैसे है, यानी कि मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, मिट्टी में वो कौन कौन से तत्व हैं जो उसके अंतर्गत मौजूद होते हैं। तो यहां पर हम देख लें कि मिट्टी की बनावट, मिट्टी के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। एक रासायनिक तत्व और एक भौतिक तत्व। भौतिक तत्व मिट्टी की शेप को निर्धारित करते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे तत्व होते हैं, जिसमें बजरी, बालू, गाद यानी सिल्ट और दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। यदि रासायनिक तत्व की बात करें तो मिट्टी के अंतर्गत लगभग 16 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, लेकिन सभी मिट्टियों में नहीं होता है। इसी कारण से वह अलग अलग भिन्नता को दर्शाती है। 16 प्रकार के जो रासायनिक मिट्टी में तत्व होते हैं उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा ऑक्साइड,
फेरिक ऑक्साइड, जैविक तत्व, कार्बनिक पदार्थ, चूना, केओलिन आदि कई प्रकार के इसमें तत्व होते हैं। इसके आधार पर इनकी रेशो की असमानता के कारण मिट्टी में भिन्नता पाई जाती है। के अंतर्गत हम देखेंगे मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रकार। तो सबसे पहले देखें कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो भारतीय भूमि एवं मृदा संरक्षण बोर्ड ने मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन बताया है। यानी कि मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मुख्य रूप से मिट्टी पाई जाती है। यह बात कहा है भारतीय भूमि एवं मृदा संरक्षण विभाग के द्वारा। 5 प्रकार की मिट्टियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती है और कौन कौन सी वो मिट्टियां हैं, उसको हम देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल पीली मिट्टी, चौथी प्रकार की मिट्टी लेटराइट मिट्टी और 5वीं मिश्रित मिट्टी। यदि इसके विस्तार की बात करें तो इसको 3 रूपों में हमें देखना चाहिए। पहला, प्राकृतिक भाग के आधार पर कौन सी मिट्टी कहां पर पाई जाती है। दूसरा, दिशा के अनुसार यदि हम देखें कि किस दिशा में मध्य प्रदेश के किस ओर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। और तीसरा, जिले के आधार पर भी हम देखें कि कौन से जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखें कि प्राकृतिक भाग के आधार पर मध्य प्रदेश में किस प्राकृतिक भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। उसको हम देखें कौन कौन से प्राकृतिक भाग, यानी कि ये वाला जो प्राकृतिक भाग है ये मध्य भारत का पठार कहलाता है। मध्य भारत का पठार कहलाता है। ये वाला हिस्सा मालवा कहलाता है, मालवा का पठार। ये वाला हिस्सा बुंदेलखंड कहलाता है। ये वाला हिस्सा रीवा पन्ना का पठार। ये वाला हिस्सा नर्मदा सोन घाटी और ये वाला हिस्सा पूर्वी पठार और ये वाला हिस्सा सतपुड़ा की श्रेणियां। अब प्राकृतिक भाग के आधार पर हम देखें तो जलोढ़ मिट्टी किस प्राकृतिक भाग में पाई जाती है। विशेष तौर पर जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। मध्य भारत के पठार में यानी कि भील, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर वाले बेल्ट में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके अलावा यदि काली मिट्टी की बात करें तो सर्वाधिक काली मिट्टी मालवा के पठार में, कुछ भाग नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा की श्रेणी में, यानी कि मालवा के पठार में, कुछ भाग नर्मदा सोन घाटी में और कुछ भाग सतपुड़ा की श्रेणियों में। यदि लाल और पीली मिट्टी की बात करें तो सबसे अधिक लाल और पीली मिट्टी
जो पाई जाती है वह बघेलखंड में पाई जाती है, यानी पूर्वी पठार को बघेलखंड भी कहा जाता है। तो बघेलखंड में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। यदि लेटराइट मिट्टी की बात करें तो मध्य प्रदेश में लेटराइट मिट्टी दक्षिण में, यानी कि इस वाले बेल्ट में बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुरना और कुछ भाग मंदसौर और नीमच में लेटराइट मिट्टी मिलती है। यानी कि बालाघाट, छिंदवाड़ा, पांडुरना, बैतूल और कुछ भाग मंदसौर और नीमच में। तो ये वाला जो बेल्ट है और कुछ भाग यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा हम देखें कि मिश्रित मिट्टी मध्य प्रदेश में कहाँ पर, किस प्राकृतिक भाग में पाई जाती है। तो मिश्रित मिट्टी की बात कर लें तो मिश्रित मिट्टी बघेलखंड, यानी कि कुछ हिस्सा मिश्रित मिट्टी का यहाँ पर और उसके अलावा बुंदेलखंड के इस बेल्ट में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार प्राकृतिक भाग के आधार पर हम बता सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मध्य भारत के पठार में, काली मिट्टी सबसे अधिक मालवा में, कुछ भाग नर्मदा सोन घाटी और कुछ भाग सतपुड़ा की श्रेणी में पाया जाता है। लाल और पीली मिट्टी सबसे अधिक पूर्वी बेल्ट यानी कि बघेलखंड वाले हिस्से में मिलती है। इसी प्रकार लेटराइट मिट्टी मध्य प्रदेश के दक्षिण में इस वाले बेल्ट में, इट मीन्स बालाघाट, छिंदवाड़ा, पांडुरना, बैतूल और कुछ अंश में नीमच और मंदसौर में पाई जाती है। इसी प्रकार मिश्रित मिट्टी की यदि बात करें तो ये दो बेल्ट में मिलती है, एक बघेलखंड में और एक बुंदेलखंड में। तो इस आधार पर हम प्राकृतिक भाग के आधार पर बता सकते हैं। यदि दिशा की बात करें कि मध्य प्रदेश के किस ओर कौन सी मिट्टी है, तो दिशा के आधार पर हम देखें तो मध्य प्रदेश में यदि उत्तर दिशा की बात करें, इट मीन्स यहां पर तो उत्तर दिशा में मध्य प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर दिशा में पाई जाती है। यदि उत्तर और पूर्वी दिशा की बात करें, उत्तर और पूर्वी दिशा की बात करें तो यहां पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। यदि हम देखें कि पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत की बात करें तो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र के कुछ अंश में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। यदि दक्षिण और पश्चिम की बात करें तो यहां पर जो ये निमाड़ वाला क्षेत्र कहलाता है, इस निमाड़ वाले क्षेत्र के अंतर्गत विशेष तौर पर काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी यानी कि निमाड़ के अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ पर खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी और बुरहानपुर ये जिले विशेषकर निमाड़ के अंतर्गत सम्मिलित हैं, जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और यदि इस वाले बेल्ट की बात कर लें तो इस बेल्ट में जो मिट्टी पाई जाती है, मालवा का मध्य वाला भाग और ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर भी विशेष तौर पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो दिशा के आधार पर यदि हम मिट्टी का निर्धारण मध्य प्रदेश में करें
तो मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी वाले हिस्से में जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी की बात करें तो मध्य प्रदेश में उत्तर और पूर्व के बीच में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। यदि लेटराइट मिट्टी की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी वाले क्षेत्र के कुछ भाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण और पश्चिम वाले हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है, विशेषकर निमाड़ वाले क्षेत्र में। और यदि पश्चिम और उत्तर की बात करें तो यहाँ मध्य भाग और इस वाले बेल्ट में काली मिट्टी पाई जाती है। यदि जिले की बात करें तो जिले के आधार पर हम देखेंगे कि खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी और धार जो निमाड़ क्षेत्र है इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी का हमने अभी देख ही लिया है। तो लेटराइट मिट्टी आपकी बालाघाट में, छिंदवाड़ा में, पांडुरना में, इसके अलावा बैतूल में और कुछ अंश मंदसौर और नीमच वाले जिले में पाया जाता है। मालवा जो लगभग फैला हुआ है ये 19 जिलों को कवर करता है। 19 जिले के अधिकांश जिलों में काली मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी और उत्तर वाले भाग के अंतर्गत कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। उसमें मिश्रित मिट्टी के अंतर्गत मंडला, कुछ भाग डिंडोरी का, रीवा, पन्ना, सतना, इन जिलों में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। तो देखते हैं मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टियों की विशेषताएं। तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। उसमें सबसे पहले हम देखें कि जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? तो मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी नदियों के बहाव से लाए गए कंकड़ पत्थरों के जमाव से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। जलोढ़ मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को काप मिट्टी भी कहा जाता है। इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं और इसे ही एल्यूवाइल मिट्टी भी कहा जाता है। कछारी मिट्टी वो मिट्टी होती है जिसमें बालू की मात्रा कम होती है, यानी कि बालू कम होती है इसमें। काप मिट्टी कीचड़ वाली मिट्टी होती है। दोमट मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है। यदि पूरे मध्य प्रदेश में हम देखें कि जलोढ़ मिट्टी का कितना प्रतिशत है, तो मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी 7.5% जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। यदि प्रकृति के आधार पर देखें कि जलोढ़ मिट्टी क्षारीय है या अम्लीय है, तो सबसे पहले हम देखें कि क्षारीय और अम्लीय का जो मापदंड है वो हम पीएच मान से निकालते हैं। 7 जिसका पीएच मान होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 से ऊपर पीएच मान क्षारीय होता है और 7 से नीचे वाले पीएच मान जो होता है उसे अम्लीय कहा जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी की जो प्रकृति है वह क्षारीय प्रकृति है। क्षारीय, तो जलोढ़ एक क्षारीय प्रकृति की मिट्टी है। इसके अंतर्गत सबसे अधिक जो उपजाऊ होता है वह गेहूं और गन्ना सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पैदा होता है। मध्य प्रदेश में विशेषकर मध्य भारत के पठार में मुरैना, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर के क्षेत्र में ये विशेष तौर पर पाई जाती है।
भारत की और मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी इसलिए है कि इसमें सबसे अधिक पोटाश की मात्रा होती है और पोटाश उपजाऊ के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा और तत्व भी होते हैं उपजाऊ के लिए, लेकिन इसमें सबसे अधिक पोटाश की मात्रा होने के कारण ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैविक तत्व होते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष इसमें पानी के माध्यम से बहा करके सबसे ऊपरी परत पर जब ठहर जाते हैं तो वह मिट्टी उपयुक्त हो जाती है सर्वाधिक उपजाऊ के लिए। इसका जो रंग है वह हल्का भूरा रंग है, हल्का भूरा रंग है। दूसरी प्रकार की यदि मिट्टी हम देखें तो वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी को भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे रेंगूर जो ज्वालामुखी के निर्माण से बनती है, कनहर, भर्री, चेरनोजम, कपासी यानी जिसमें सबसे अधिक कपास होता है, कपासी मिट्टी। उसके अलावा करेल। इतने नामों से काली मिट्टी को जाना जाता है और इसका एक वैज्ञानिक नाम भी है, उसे कहा जाता है वर्टिसोल्स। काली मिट्टी का वैज्ञानिक नाम है वर्टिसोल्स। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। इसलिए इसे ह्यूमस मिट्टी भी कहा जाता है। कार्बनिक मिट्टी या ह्यूमस मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस मिट्टी का जो विस्तार है मध्य प्रदेश में, विशेषकर मालवा के पठार में, कुछ भाग नर्मदा सोन घाटी के पठार में, कुछ भाग निमाड़ के पठार में और कुछ भाग सतपुड़ा के क्षेत्र में ये पाई जाती है। काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है, एक गहरी काली मिट्टी, एक साधारण काली मिट्टी और एक छिछली काली मिट्टी। सबसे अधिक जो काली मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है वो साधारण गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। इसका 53% भाग मध्य प्रदेश में है। गहरी काली मिट्टी सबसे कम है जो 0.5% ये काली मिट्टी के मान से, और छिछली काली मिट्टी का जो प्रतिशत है वो 7.5% है। यदि सभी मिट्टियों के बात कर लें तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वह काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है कपास के लिए और गन्ना के लिए, चना के लिए, तिलहन के लिए, ये सबसे उपयुक्त इन फसलों के लिए मानी जाती है। काली मिट्टी में लौह और चूने की मात्रा अधिक होती है। लौह और चूने की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद तीसरी प्रकार की यदि हम मिट्टी देखें तो वो है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लाल पीली मिट्टी जो पाई जाती है वह पूर्वी पठार यानी कि बघेलखंड के अंतर्गत पाई जाती है। काली मिट्टी के भी कई नाम हैं। इसे चरका भी कहा जाता है, इसे डोरसा भी कहते हैं। काली मिट्टी का जो कलर है
लाल कलर फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, और जब इसमें जल क्रिया हो जाती है तो इसका कलर पीला हो जाता है। तो फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका कलर लाल होता है, और जब फेरिक ऑक्साइड में जल क्रिया हो जाती है तो उसका कलर पीला हो जाता है। यदि इसके पीएच मान की बात करें तो लगभग इसका पीएच मान 4.6 से 6 पॉइंट के बीच मिलता है। इसके प्रतिशत की बात करें कि कितने प्रतिशत ये पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी लगभग 45.6% पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसमें सबसे अधिक उपयुक्त फसल जो होती है वो होती है चावल यानी कि धान की खेती। धान की खेती। इसके बाद चौथी यदि बात कर ले हम तो लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी को बागानी मिट्टी भी कहते हैं। लेटराइट मिट्टी को चट्टानी मिट्टी भी कहा जाता है। बागानी मिट्टी, लेटराइट को चट्टानी मिट्टी भी कहा जाता है, और लेटराइट को भाटा मिट्टी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में जो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है उसका प्रतिशत 4% है। यह विशेष तौर पर बालाघाट, छिंदवाड़ा, पांडुरना, बैतूल और कुछ भाग मंदसौर और नीमच में यह मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी का जो पीएच मान है वो लगभग 4.5 पीएच मान है, यानी कि यह पूर्णतः अम्लीय होती है। पूर्णतः अम्लीय प्रकृति की होती है। लेटराइट मिट्टी विशेष तौर पर बागानी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें काजू, किशमिश, कॉफी, चाय, इलायची आदि। इस मिट्टी में केओलिन की मात्रा सबसे अधिक होती है। लेटराइट मिट्टी में केओलिन की मात्रा सर्वाधिक होती है। और पांचवें प्रकार की जो मिट्टी है वो है मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी को भी कई नाम से जाना जाता है, जैसे बलुई मिट्टी। मिश्रित मतलब इसमें बालू, रेत, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी आदि से इसका मिश्रण बनता है। लाल पीली मिट्टी की मात्रा इसमें सर्वाधिक होती है, और लाल रेतीली मिट्टी। के नाम से इसको जाना जाता है। मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर यह बघेलखंड के मंडला और डिंडोरी जिले में, बुंदेलखंड रीवा पन्ना के पठार में रीवा, पन्ना, निवाड़ी, छतरपुर वाले बेल्ट में यह मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में 8.11 लाख हेक्टेयर है। मिश्रित मिट्टी मोटे अनाज के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मोटे अनाज का मतलब यही है कि ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी आदि के लिए ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सबसे कम उपजाऊ मिट्टी जो है वो लेटराइट मिट्टी है। हम देख लेते हैं मृदा अपरदन और उसका संरक्षण। तो मृदा अपरदन क्या है?
ये एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है इसमें कि मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी चले जाती है। इसके पीछे एक कारण होता है, इसके दो कारण हैं। एक कारण इसका है वर्षा और एक कारण है हवा। यदि तेज वर्षा होती है तो मिट्टी एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती है। वर्षा के अंतर्गत दो प्रकार की स्थिति बनती है। एक परत अपर्दन यानी मिट्टी की ऊपरी सतह बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो वह परत अपर्दन कहलाता है। एक गली अपर्दन या अवनालिका अपर्दन, और एक जल का जमाव हो जाता है। दोनों से मिट्टी को क्षति पहुंचती है। परत अपर्दन उसे कहा जाता है जब वर्षा होती है और मिट्टी की ऊपरी परत बहकर दूसरे स्थान पर चले जाती है। गली अपर्दन या अवनालिका अपर्दन यानी कि मिट्टी में नालियां बन जाती है और मिट्टी का कटाव धीरे धीरे होता जाता है। गली अपर्दन या अवनालिका अपर्दन मध्य प्रदेश के सबसे अधिक चंबल वाले क्षेत्र में होता है, जिसे बीहड़ कहते हैं। और सबसे अधिक गली वाला अपर्दन या बीहड़ जो है मध्य प्रदेश के मुरैना और भिंड में मिलता है। यानी कि बीहड़ यानी कि एक गली अपर्दन, मिट्टी का कटाव इतने गहरे स्थान तक हो चुका है कि वहां पर वह स्थान उपजाऊ के लिए अनुपयुक्त हो गया है। सर्वाधिक बीहड़ ग्रसित क्षेत्र मध्य भारत का पठार, चंबल उप मध्य प्रदेश, और सबसे अधिक जिला मुरैना और दूसरे नंबर पर भिंड है। इस प्रकार जल का जमाव से भी मिट्टी का अपर्दन हो जाता है। यानी कि कोई तालाब या नदी के किनारे वाली भूमि आर्द्र भूमि बन जाती है और मिट्टी अनुपयुक्त हो जाती है उपजाऊ के लिए। तो एक ईरान में रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। उसने आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कुछ सूची निर्धारित की थी। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में ऐसे 5 आर्द्र भूमि स्थल जो रामसर कन्वेंशन की सूची के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। उनमें भोपाल का बड़ा लेक, उसके बाद सिरपुर का तालाब, यशवंत सागर इंदौर का, सांख्य सागर शिवपुरी की, और तवा जलाशय जो वर्तमान में अभी इसको आर्द्र भूमि की श्रेणी में लिया है। तो इसके आसपास जो जल जमाव होता है और नियर वाली जो भूमि उसकी आर्द्र बनती जाती है, तो वह अनुपयुक्त हो जाती है। दूसरा अपर्दन का मुख्य जो कारण है वह हवा भी है। ये विशेषकर राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिट्टी का अपर्दन हवा से होता है। हवा के माध्यम से ऊपर की मिट्टी जो कार्बनिक और जैविक पदार्थ होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के माध्यम से उस कार्बनिक पदार्थ को ले जाया जाता है और वहाँ पर बिछा दिया जाता है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से यह अपर्दन की प्रक्रिया होती है। मृदा अपर्दन के लिए समय समय पर सरकार के द्वारा कई इसके उपाय किए जा रहे हैं और एक संरक्षण के लिए एक प्रत्येक व्यक्ति
का भी दायित्व बनता है कि मिट्टी का संरक्षण कैसे किया जाए। तो मिट्टी के संरक्षण के लिए यदि कोई मिट्टी क्षारीय है और उसे उपजाऊ बनाना है तो उसमें हमें जिप्सम और पाइराइट्स मिलाना चाहिए। जिप्सम और पाइराइट्स। यदि कोई मिट्टी अम्लीय है ज्यादा और उसे उपयुक्त और उपजाऊ और संतुलित बनाना है तो उसमें बूझा हुआ चूना मिलाना चाहिए। और कोई मिट्टी यदि तेजाबी है और उसे उपजाऊ बनाना है तो उसमें कैल्शियम सुपर फास्फेट मिलाना चाहिए। इस प्रकार से मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा समय समय पर जब मिट्टी के अपरदन को रोका जाता है और जहां पर यह स्थिति अधिक बनती है उस स्थान पर सीढ़ीदार खेती भी की जाती है, कंटूर खेती भी की जाती है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है